हेलो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सिम जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ बाय सिम्स। सो फ्रेंड्स, मैं आज सभी के लिए लेकर आई हूं यूजीसी नेट JRF स्टूडेंट के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट की फर्स्ट क्लास। फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण की अवधारणा और तत्व। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि आपको हर टॉपिक क्लियर हो सके, हर कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण की अवधारणाएं और तत्व। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? आप सभी को पता होगा अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, विदाउट प्रोडक्शन भी गाइस बिजनेस किया जा सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। आज के समय में हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है और खूब सारा पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा। बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट सच ए गुड्स एंड सर्विस। इट्स एनी एक्टिविटी और इंटरप्राइजेज इंटर्ड इनटू फॉर प्रॉफिट। एक कंपनी दूसरी कंपनी को, जैसे एक कंपनी ने सामान बनाया है और दूसरी कंपनी को परचेज किया है, दूसरी कंपनी ने उसको सेल किया है, तो वह होता है बिजनेस। इसके अंदर गुड्स और सर्विस दोनों ही आती है। व्हाट्स इज बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? सराउंडिंग और कंडीशन इज विच पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स, लिव्स और ऑपरेट। हम जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी रह रहे हैं इस धरती पे, हम अकेले नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों से हम घिरे हुए होते हैं, एडजस्ट होना पड़ता है। साथ ही हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों का असर हमारे ऊपर होता है, दोनों ही तरीके से। इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे आपके रिलेटिव हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैकल्टीज़ हो गई, आपकी गवर्नमेंट हो गई, और टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है उसका असर हम पर पड़ता है, आप पर पड़ता है। तो ये सब आपका इन्वायरमेंट हो गया। बिजनेस, ऐसे ही आपका बिजनेस हो गया। बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरप्राइजेज हो गया। An organization or enterprising entity engaged in commercial, industrial and professional activities. बिजनेस क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजिंग अकेले काम नहीं करती है, वो भी बहुत सारी चीज़ों के साथ घिरी हुई होती है जिनका इम्पेक्ट उस पर हमेशा पड़ता है, चाहे वो शेयर होल्डर हो या फिर गवर्नमेंट ले लीजिए या फिर एम्प्लॉयज़ ले लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम ले लीजिए, रूल्स ले लीजिए, कस्टमर, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनसे घिरा हुआ होता है, जिसका असर बिजनेस पे पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है, जिसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल institutions and other forces there are outside the control of business enterprises। वो सभी लोग, जो सभी ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे इंस्टीट्यूशन होते हैं और अदर फोर्सेस जो भी किसी बिजनेस इंटरप्राइजेस के बाहर है, लेकिन उसका जो इम्पेक्ट है वो हमारे बिजनेस पे पड़ता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गवर्नमेंट है, उसने अचानक टैक्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो कंपनी के प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होगा।
अब अचानक टैक्स बढ़ा है तो अचानक ही सेल्स बढ़ेगी, उससे प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग एक्सपेंसिव टू बाय। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है, क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी में चेंज होता रहता है। 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजी में जब चेंज होता है तब क्या होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन फिर आउटसाइड हो जाता है। जैसे नोकिया है, वह अपने एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सेल होता था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ गाइस, नोकिया मार्केट से बाहर हो गया। तो ये गवर्नमेंट का ही तो इम्पैक्ट है बिजनेस पे। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में रेंडर एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सलेट। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में शिफ्ट डिमांड द मार्केट फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वंस। आज कस्टमर के फैशन का जो स्टाइल है वह चेंज हो गया, या टेस्ट है वह चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट होगा। कहाँ होगा? बिजनेस में ही तो होगा। आज के टाइम पर आप सपोज करो कि आप 3G फ़ोन बनाते हैं और 3G फ़ोन बेचते हैं और कस्टमर को 5G फ़ोन पसंद आ गया, तो आप की सेल कहाँ डाउन हो जाएगी, आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो कस्टमर का टेस्ट चेंज होने के कारण आपका बिजनेस डाउन हो गया और उस पर असर हो गया, बहुत असर पड़ता है। इसी तरह से कंपटीटर जो आपके होते हैं, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट में रिड्यूस्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ फर्म। आप सपोज करो कि आपने अकेले एक मार्केट में रेस्टोरेंट ओपन किए है, आपकी बहुत अच्छी सेल हुई है, 2-3 दिन तो बहुत अच्छी सेल हुई, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको वहाँ पर 2-3 लोगों ने और रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी दूसरे लोगों की वजह से, क्योंकि आपका प्रॉफिट उसमें बट गया, शेयर हो गया, आपके कस्टमर्स बस शेयर्स हो गए। अब आपके जो कस्टमर आते थे आपके पास, वो उनके पास चले जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? प्रॉफिट रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाती है। बिजनेस इन्वायरमेंट को अलग अलग ऑथर ने डिफाइन किया है, रिनेकर एंड स्किनर। द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग टू विच इट इज एक्सपोर्ट एंड बाय विच इज मेड बाय इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वह एक्सटर्नल थिंग को इंक्लूड करता है, जिसको वो एक्सपोर्ट होता है, जिससे वो डील कर रहा होता है, और इसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के ऊपर पड़ता है। चाहे उसके कस्टमर ले लीजिए, चाहे उसके सप्लायर ले लीजिए, या फिर होलसेलर या कोई और इंस्टीट्यूशन ले लीजिए। बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस की तरफ हम चलते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना जरूरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कि मारुति ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको कार में एक स्मॉल साइज का जो कांच चाहिए, और उनकी जो उन्होंने देखा कि इनकी अपोजिटिव क्या है, तो उसने स्मॉल साइज में कांच लगा दिया। तो आज मारुति है जो टॉप सेलिंग कंपनीज में से एक है, और भी बहुत सारी कंपनियां जो टॉप करती है मार्केट में, लेकिन ये मारुति जो है वो टॉप सेलिंग कंपनियों में से एक है। इट हेल्प्स द फर्म ऑफ आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको किन लोगों से खतरा है।
और आपको एक सिग्नल मिल जाएगा वार्निंग का, और आप इससे पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि उससे कैसे डील करते हैं। जैसे कि 2G टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ था, तो नोकिया एसेंस को इस चीज़ को समझ नहीं पाया, और कहीं ना कहीं नोकिया जो है वो पीछे रह गया टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स के मामले में। इट हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंज। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से मॉनिटर कर रहे होंगे, अपने आसपास के कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी को, एनवायरनमेंट को जो मॉनिटर कर रहे होंगे, स्कैन कर रहे होंगे, तो जो भी चेंज हो रहे हैं उनको अच्छे से पता लगा सकेंगे, और उसके साथ आप प्रिपेयर हो सकेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि टैक्स है, टैक्स पहले है वो अलग ही तरीके से पे होता था, और अब जो GST है वो GST देना पड़ता है, तो ये अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। इट हेल्प इज असिस्टिंग इज प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। जो आप एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो भी चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड आप सभी पहले से प्लानिंग कर रहे होते हो, तो उसमें आपको बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। एंड फाइनली इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो गाइस हम बिजनेस एनवायरनमेंट को और अच्छी तरीके से अगर डिटेल में समझे तो यह 2 टाइप का होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले हम एग्जांपल्स समझ लेते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हम घर का एग्जांपल लेते हैं कि घर के अंदर आपके मम्मी पापा कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसा घर है, आपका बड़ा है या छोटा है, ये सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे आपके गली वाले कैसे हैं, मोहल्ले वाले कैसे हैं, आपके शहर वाले कैसे हैं, लोग कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं, आपकी खुद की कंट्री कैसी है। इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी के अंदर जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं, कंपनी के जो ओनर है, वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट है, वो आ जाएगा आपका सभी। बिजनेस एनवायरनमेंट अब देखते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में वैल्यू सिस्टम, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियन, फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर, मार्केट, सप्लायर्स, इंटरमीडिएट्स। और मैक्रो एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल, कल्चर और डेमोग्राफिक्स। तो वैल्यू सिस्टम में कंपनी में किस तरह के वैल्यू सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि एक गांव है, विलेज है, जहाँ पर जो फैमिली होती है गांव में, लोग उसी के अंदर की जैसे बातें करते हैं, गांव की जैसे उसी लेवल की होती है, बातें भी उसी लेवल की होती है, रहन सहन, उनका खाना पीना उसी लेवल का होता है, उनका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ होता है। जो बातें वो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन आगे भी वही बातें फॉलो करेंगे। और एक शहर है, एक शहर ले लेते हैं। शहर में बहुत बड़ा घर है, यहाँ पर इनका जो स्टाइल है, इनका जो तरीका है, सोचने का तरीका है, वैल्यू सिस्टम होगा, इनमें से जो लाइफ जीते हैं, और मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम देते हैं, जबकि यहाँ पर गांव में कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती।
वैल्यू सिस्टम के बाद आता है आपका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अगर कंपनी का मिशन बहुत बड़ा है, रीजन बहुत बड़ा है, तो कंपनी बहुत स्पीड से ग्रोथ करती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का? कॉर्पोरेट कल्चर, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेबर यूनियंस, फिजिकली रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट में होता है वो बहुत छोटे लेवल का होता है। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खुद का इन्वायरमेंट, कस्टमर का इन्वायरमेंट, किस लेवल के कस्टमर बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, तो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी। कॉम्पिटिटर, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिस एरिया में आप कर रह रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। मार्केट कैसी है? सप्लायर्स किस लेवल के हैं, टाइम पर सप्लायर वस्तु देते हैं, या फिर उस एरिया में कंपटीशन तो ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो आपको चीज़ें है वो समय पे नहीं मिलेगी। इंटरमीडिएट्स किस लेवल के हैं? जो सामान आप बनाते हैं इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं या कोई इशू तो नहीं आता। मैक्रो इन्वायरमेंट बहुत बड़े लेवल का होता है, इसे हर कंपनी को फेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स हालात कैसे चल रहे हैं ये देखना पड़ता है। पॉलिटिकल लीगल, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल, कल्चरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक्स इन्वायरमेंट, ये सब हर कंपनी की तरह से बिजनेस में फेस करने पड़ते हैं। वैल्यू सिस्टम, मेंस आर ethical belief that guides the organization in achieving its mission and objective। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मिशन होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस मिशन को गाइस उसे ऑब्जेक्टिव और अचीव करने के लिए बिलीफ का क्या, ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है, वो चीज़ इसमें वैल्यू सिस्टम में आती है। The value system of a business organization also determines its behaviors towards employee, customers and society at large। फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम होता है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करेगा, कस्टमर को ट्रीट करेगा, सोसाइटी को ट्रीट करता है। जैसे कि किसी कंपनी का मेन ही अगर रीज़न है प्रॉफिट कमाना, तो वह कस्टमर और एम्प्लॉयज़ को अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। कस्टमर को क्या नुकसान हुआ, एम्प्लॉयज़ को क्या नुकसान हुआ, उसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका मेन पर्पस ही प्रॉफिट कमाना है। और कॉर्पोरेट कल्चर इज टू अचीव और ऑब्जेक्टिव इन एनवायरनमेंट ऑफ फेयरनेस, होनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रीज towards or customer, employees, vendor and society at large। इसका ये वैल्यू सिस्टम है। वैल्यू सिस्टम क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, टू अचीव और ऑब्जेक्टिव है अचीव करने के लिए अपने जो फेयरनेस है, हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी पर विश्वास करते हैं, और एम्प्लॉयज़, वेंडर और सोसाइटी को इस तरीके से ट्रेन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसको मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है, नेचर स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। मेन कॉम्पिटिशन्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डिंग्स, पैटर्न्स etc। यानी कि किसी कंपनी में हाई लेवल के मैनेजमेंट लोग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने शेयर है, होल्डर्स है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं,
क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो इंटरनल होते हैं। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, हाई लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर सही होगा तो डिसीजन मेकिंग आसान होगा, पुअर होगा वरना स्लो होगा। इससे कंपनी की वर्किंग है जो है वो स्लो होगी और कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। डिले इन डिसीजन मेकिंग कैन कॉस्ट ए गुड डील टू ए बिजनेस फर्म। आपके पास कहीं से टेंडर आता है, टेंडर को अप्रूव भी करता है कौन करेगा, जो कंपनी के डिपार्टमेंट होते हैं, मैनेजमेंट लेवल के जो होते हैं, उनका ही अगर डिसीजन मेकिंग स्लो चलेगा तो कोई और कंपनी वो टेंडर लेके चली जाएगी और आपकी कंपनी को वो टेंडर नहीं मिलेगा। विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। द कंपनीज विजन डिस्क्राइब इट्स फ्यूचर position. Mission define the company's business and the reason for its existence, and objective implies the ultimate aim of the company and the way to reach those end. हम किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार, जैसे कि आज से 5 साल आप अपने आप को कहाँ देखते हो, 10 साल बाद आपकी कंपनी कितनी बड़ी हो जाएगी। कोई जब कंपनी स्टार्ट करता है तो उसका एक रीज़न होता है, अगले आने वाले 5 साल में हमारा टर्नओवर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इस फील्ड में टॉप आना है हमें। आने वाले टाइम में आप अपनी फ्यूचर पोजीशन बताते हैं, फ्यूचर पोजीशन बता रहे कि क्या अचीव करना चाहते हो, क्या प्लान्स हैं, आपके मिशन क्या है। डिफाइंस द कंपनी बिजनेस एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या काम करती है। जैसे दिस इज़ माई मिशन, मेरा काम है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो कंपनी का मेन काम क्या है जिसकी वजह से कंपनी सर्विसेज सर्वाइव कर रही है। ऑब्जेक्टिव इम्प्लाइज द अल्टीमेटेड एम ऑफ द कंपनी एंड द वे टू द रीच दोस एंड, कि आप किस तरीके से चीज़ों को अचीव करेंगे, आपके उद्देश्य क्या है, आपको इनको क्यों करना है, क्यों अचीव करना है, इनके उद्देश्य क्या है और किस तरीक़ों से करना है। कॉर्पोरेट कल्चर और अदरवाइज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर रिफ्यूज टू द वैल्यू, बिलीफ एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट extends the way in which employee and management communicate and manage the external affairs. कल्चर पर बात है तो कल्चर किसी किसी कंपनी का अच्छा कल्चर होता है और किसी किसी कंपनी का नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे SBI ले लो, पंजाब नेशनल बैंक ले लो। अगर आप SBI विजिट करोगे या पंजाब नेशनल बैंक विजिट करोगे तो वो कहते हैं ना कि हम कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है गाइस। जब आप जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है वहाँ पे, प्लस उस लेवल की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और आप एक प्राइवेट बैंक ले लीजिए। प्राइवेट बैंक की बात है तो जैसे यस बैंक या एक्सिस बैंक या HDFC बैंक ले लीजिए। इनकी सर्विसेज बाकी बैंकों की सर्विसेज से काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो मेकिंग डिसीजन है उन एम्प्लॉयज़ को पहले से ही प्रोवाइड किया जाता है कि कस्टमर को कैसी सर्विस देनी पड़ती है। इसलिए इनकी सर्विस बाकी बैंक की सर्विस से काफ़ी अच्छी होती है और ये प्राइवेट बैंक होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल assets of the organization, as the success or failure of a organization highly depend on the human resource of the organization. जो कंपनी के ह्यूमन्स है, एम्प्लॉयज़ है, वो कितने टैलेंटेड है, वो कितने स्किल है, यह मैटर करता है। किसी किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा स्किल होती है, पाई जाती है। एम्प्लॉयज़ कई बार देखा होगा कि कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी स्किल होता है और वह बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत अच्छे पर्सन होते हैं। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कमाएगी और बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट भी कमाएगी। फिर आगे है फिजिकल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़। फिजिकल रिसोर्स refer to the physically tangible assets of the organization that play an important role in ascertaining the comparative capability of the company. Future's technological capabilities implies the technical know-how of the organizations. किसी कंपनी की टेंजिबल एसेट्स बहुत बढ़िया होती है तो उसका बहुत फ़ायदा होता है कि कंपनी की वर्किंग में वह बहुत यूज़ करते हैं तो कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा गाइस हम जो अदर फिजिकल रिसोर्स है कंपनी में अवेलेबल रहते हैं उनके लिए भी बहुत मैटर करते हैं। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की तो बात करें तो कई बार कंपनी की खुद की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उसे कोई दूसरा कंपटीशन नहीं दे पाता। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो प्रकार के होते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट द फैक्टर और एलिमेंट इन ए फर्म्स इमीडिएट इन्वायरमेंट विच अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। माइक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या इमीडिएट होते हैं, जैसे सप्लायर्स है, सप्लायर से ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा होता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है तो सप्लायर्स ये माइक्रो इन्वायरमेंट में आ जाता है। दिस एलिमेंट इंक्लूड द फर्म सप्लायर्स मेकिंग इंटरमीडिएट्स रीसेलर कस्टमर एंड पब्लिक। रीसेलर होलसेलर ये भी क्या है, ये कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। ये कंपनी के अंदर के लोग नहीं होते लेकिन कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। कस्टमर हो गए, पब्लिक हो गई, ये कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। सप्लायर्स ए पर्सन बिजनेस और entity that provide product, raw material or services to another entity। सप्लायर्स क्या करता है, ये रॉ मटेरियल या कोई बिजनेस सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स रिटेलर्स होलसेलर्स jobbers independent firms which assist in the flow of goods and service from product to end users। ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं और डिलीवर करते हैं। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करेगा और कस्टमर तक डिलीवर करेगा। होलसेलर रिटेलर को देगा और रिटेलर है वो कस्टमर को देगा। दे इंक्लूड एजेंट्स wholesaler and retailers, marketing service agency, physicals distribution company and financial institution। इसमें जो डिलीवरी पर्सन हो गए, जो गाड़ियाँ डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, आपको पैसे उधार लेने हैं, लोन लेना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, ये सारे लोग भी मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के अंदर ही आते हैं। कस्टमर कंज्यूमर ए पर्सन हाउ बाय कंज्यूमर गुड्स और सर्विस फ्रॉम ए शॉप और बिजनेस। वो पर्सन जिसके लिए एक्टिविटी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, जिसके लिए बिजनेस परफॉर्मेंस कर रही है। कोई भी जो कंपनी का पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो प्रोडक्ट है परचेज कर रहा है, उसे कंज्यूम कर रही है तो हम उसे कस्टमर या कंज्यूमर कहते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट इज वन सच इन्वायरमेंट दैट influence the functioning and performance of every business organization in general in comprises of the demographics, socioculture, legal, political, technological and global environment। ये मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बिग। ये इन्वायरमेंट बिग बड़े लेवल के होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल्स, इंडिया में कितने पीपल ऐसे हैं जो यंग है, ओल्ड है, चिल्ड्रन है, कितने हैं। सोशल कल्चर क्या कहता है कि आपकी सोसाइटी कैसी है, कल्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप शॉर्ट्स कपड़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत कम लोग परचेज करेंगे, बहुत कम आपकी सेल होगी, बहुत कम आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ कल्चर है साड़ी पहनने का। साड़ी पहनने का है तो साड़ी का बिजनेस करो तो बहुत सारे लोग उससे खरीदेंगे, परचेज करेंगे। लीगल इन्वायरमेंट क्या कहता है, कई बार इन्वायरमेंट से लॉ बन जाता है और आपका कंज्यूमर प्रोडक्शन लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिजनेस में। ठीक है, तो गाइस फ्रेंड्स, आप आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सेकंड क्लास के साथ। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।